हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री के टर्म 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सामने प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था? कोई 3 लिखना है इसमें। जैसा कि हम लोग जानते हैं 1946 में कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव आया और भारत में अंतरिम सरकार बनाने की अनुमति दे दी गई। उसी में जो मुख्य आदर्श जिस पे जोर दिया गया उनमें से था कि समस्त भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा, अवसर और न्याय की समानता प्राप्त होगी। जो अल्पसंख्यक हैं और पिछड़े वर्ग के हैं उनको स्कूलों में और नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। किसी को भी अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी, उपासना की आज़ादी होगी और व्यापार करने की आज़ादी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहूकारों, जमींदारों और औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध संथाल विद्रोह ने किन्हीं 3 कारणों का परीक्षण कीजिए। संथाल जो थे मूलतः बंगाल के एरिया में पाए जाते थे। पहाड़ी आदिवासी से गांव के लोग और अंग्रेज परेशान हो चुके थे। पहाड़ी आदिवासियों को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने संथाल को जंगल के पास बसाया और संथालों को ये कहा गया कि आप जंगल को साफ कीजिए और साफ किए हुए जंगल में 1/10 हिस्से में 10 साल के अंदर उसमें खेती करना होगा। धीरे धीरे जब संथालों की कंडीशन अच्छी होने लगी तो हमेशा की तरह अंग्रेजों ने खेती पर टैक्स, कर लगा दिया। अंग्रेज कभी भी कर बहुत ज़्यादा लगाया करते थे। जो साहूकार हुआ करते थे वो संथालों को ऋण दिया करते थे। फसल खराब होने के कारण जब संथाल साहूकार को पैसा ना वापस कर पाते तो साहूकार ब्याज वसूलने के लिए उनके ज़मीन पर कब्जा कर लिया करते थे। जमींदार, साहूकार और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दामिन इको इलाके पर अतिक्रमण किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभरारी बंदोबस्त लागू होने के बाद जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते थे और राजस्व की रकमें बढ़ती गई। उक्त कथनों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। अंग्रेजों ने 1793 में बंगाल में स्तंभरारी बंदोबस्त लागू किया। इसमें जमीन की सर्वे की जाती थी और उसके हिसाब से किसान जितना टैक्स दे पाए उसको बढ़ा के ही टैक्स का निर्धारण किया जाता था और जमींदार को जागीरदारी दी जाती थी कि आपको इस एरिया में कर को, राजस्व को इकट्ठा करना है। लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई जिसके वजह से जमींदार राजस्व इकट्ठा न कर पाए। जैसे अगर मौसम खराब हो जाए और फसल नष्ट हो जाती थी तो जमींदार राजस्व इकट्ठा नहीं कर पाते थे। सहायक संधि के द्वारा जमींदार के पास जो सेना रहा करती थी अंग्रेजों ने उसे भंग कर दिया था, जिसके वजह से जमींदारों की जो पहले खौफ हुआ करती थी वो वैसे नहीं थी। इसको देखते हुए ग्रामीण इलाकों में जोतदार बहुत ही आगे बढ़े और जोतदार ही किसानों को ऋण दिया करते थे जब उनको ज़रूरत होती थी फसल बोने में। और जोतदार जब जमींदार राजस्व इकट्ठा करने के लिए गांव में आया करते थे तो जोतदार के दबाव में किसान राजस्व देने से मना कर देते थे। जोतदार को पता रहता था कि अगर अंग्रेजों को समय से राजस्व नहीं मिलेगा तो जमींदारी नीलाम हो जाएगी। और अगर कारण देखेंगे, सूर्यास्त विधि का भी नियम था। अंग्रेजों ने एक निश्चित समय पे ये कहा था कि उस दिन के सूर्यास्त होने तक अगर कर नहीं देंगे कि जमींदारी नीलाम कर दी जाए। ये भी जो था ये गलत कानून था, क्योंकि कभी कभी बारिश ज़्यादा हो जाने की वजह से फसल देरी से कटती थी, जिसके वजह से जमींदार को राजस्व पाने में कठिनाई हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में भारतीय समाज के सभी तबकों में एकता और सह अस्तित्व का आह्वान किया जाता था। एकता के लिए उनके द्वारा अपनाए गई किन्हीं 3 तरीकों की व्याख्या कीजिए। सारे तरीके थे जिनके द्वारा लोग एकजुट करने की प्रयास करते थे ताकि वो अंग्रेजों को हरा सकें। विवाद शुरू होता है जब अंग्रेजों ने बंदूकों में रॉयल इनफील्ड नाम की कारतूस को लगाना चालू किया। बंदूक को चलाने के लिए सिपाहियों को कारतूस में लगे कवर को मुंह से हटाना पड़ता था। सिपाहियों में ये अफवाह फैल गया जो कारतूस की कवर है वो गाय और सूअर के मांस से बनी हुई है।
हिंदू धर्म में गाय पवित्र मानी जाती है, वही मुस्लिम धर्म में सूअर का मीट कोई भी नहीं खाता। इसको देखते हुए सिपाहियों ने बहुत ही बड़े लेवल पे आंदोलन कर दिया और सबको एकजुट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि ये जो आंदोलन होने वाला है इसका नेतृत्व कौन करे। तो उनके दिमाग में ये आया कि अभी भी मुग़ल बादशाह जिंदा हैं। वो अगले दिन ही दिल्ली चले गए और बहादुर शाह जफ़र को फोर्स किए कि वो इस आंदोलन की नेतृत्व करें। वहीं सैनिकों ने इसे जनता की लड़ाई कहा और मोहम्मद और महावीर दोनों की दुआई देते हुए इसे सम्मिलित होने के लिए आह्वान किया। और सबसे ये कहा, अंग्रेज़ों ने ज़मींदारों की जो ज़मींदारी नीलाम की थी उनसे कहा कि अगर आप इस आंदोलन में साथ देंगे तो आपकी ज़मींदारी वैसे ही दे दी जाएगी, आपकी सैन्य टुकड़ी भंग नहीं होगी। किसानों को मिलाने के लिए ये कहा गया कि मुग़ल दरबार के अंदर एकजुट रह के एक साथ रहा करते थे, इतना ज़्यादा राजस्व कोई नहीं वसूलता था। अगर आप इसमें साथ देंगे तो आपको भी ज़्यादा राजस्व नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में की गई गांधी जी की पहल ने किस प्रकार उन्हें एक ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभारा जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए। उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बताए हुए उपदेश के कारण गांधी जी 1 साल तक पूरे भारत की भ्रमण किए। फिर राजकुमार शुक्ल के अनुरोध के वजह से वो पहली बार बिहार के चंपारण गांव में गए। चंपारण गांव में किसानों को मजबूर किया जाता था कि वो अपने 3/20 हिस्से जो ज़मीन का है उस पे नील बोएंगे और जो भी होगा नील उसको अंग्रेज ले लिया करेंगे। कुछ समय तक तो ये अच्छा चला, लेकिन जब जर्मनी में सिंथेटिक नील की डिस्कवरी हुई तो अंग्रेज़ों ने किसानों से नील लेने से मना कर दिया। ये जो नियम हुआ करता था कि 3/20 हिस्से पे नील बोना है, इसे 3 कट्ठिया पद्धति कहते थे। जब किसानों ने जमींदारों से अपने ज़मीन का जो तीसरा हिस्सा है उसे मांगने गए तो जमींदार उस ज़मीन को देने से मना कर दिए। गांधी जी गए चंपारण में, वहाँ पे सत्याग्रह किए और किसानों को उनकी ज़मीन दिलवाए। फिर अगले साल 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो गया। अहमदाबाद में जो इंडस्ट्री थी वो बहुत ही तेज़ी से विकास कर रही। अंग्रेज़ों ने मज़दूरों से कहा कि हम आपको 15% बोनस देंगे, लेकिन मज़दूर देखते थे कि सारा मेहनत तो हम ही कर रहे हैं और जब फ़ायदा हो रहा है तो अंग्रेज़ हमें बस 15% बोनस देने के लिए कर रहे हैं। मज़दूरों की ये डिमांड थी कि बोनस के रूप में हमें 30% मिले और इसको ही लेके वहाँ के मज़दूरों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ धरना दिया। इसी का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी अहमदाबाद गए और वहाँ पर भी उन्होंने सत्याग्रह किया। वहाँ के मज़दूरों को उनको इंसाफ दिलवाया और बोनस के रूप में उनको पैसा मिला। फिर उसी साल 1918 में खेड़ा में भी सत्याग्रह हुआ। खेड़ा में फसल खराब हो चुकी थी, लेकिन अंग्रेज़ तभी भी टैक्स चाहते थे। गांधी जी वहाँ गए और इसकी वकालत की, वहाँ पे भी सत्याग्रह की और अंग्रेज़ों से ये बात कही कि जब फसल ही नहीं हुई है तो किसान कैसे राजस्व देंगे। और वहाँ पे भी जनमत आंदोलन गांधी जी का सफल हुआ और ये कार्यकाल चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के वजह से गांधी जी गरीबों के लिए राष्ट्रवादी के रूप में उभरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बारे में चित्रों से क्या पता चलता है? इतिहासकार इन चित्र पर विश्लेषण किस प्रकार करते हैं? देखिए, एनसीईआरटी जो है वो सरकारी पुस्तक है। उस समय जो चित्रकार हुआ करते थे वो अंग्रेज़ों के फेवर में ही चित्र बनाया करते थे। जो चित्र है उसमें ये दर्शाया गया है, चित्र में ब्रिटिश रक्षकों का अभिनंदन या अंग्रेज नायकों का गुणगान किया गया है। टॉमस जोन्स बारकर द्वारा बनाया गया चित्र द रिलीफ ऑफ लखनऊ में कैंपबेल के आगमन पर जश्न मनाने का दृश्य है, जो यह दर्शाता है कि ब्रिटिश सत्ता और नियंत्रण स्थापित कर चुका था। कुछ चित्रों में विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की दुर्दशा को दर्शाया गया है, जैसे जोसेफ नोएल
पैटर्न इन मेमोरियल चित्र में विद्रोहियों की हिंसा व बर्बरता का प्रदर्शन है। इसके अतिरिक्त कुछ चित्र जैसे मिस व्हीलर का विद्रोहियों का सामना करते हुए चित्र, जिसमें धरती पर बाइबल पड़ी है, अंग्रेज औरतों के संघर्ष का चित्रण है, धर्म की रक्षा का संघर्ष साबित करता है। इन चित्रों में अंग्रेजों द्वारा विद्रोहियों से प्रतिशोध की भावना और उनको सबक सिखाने की भावना पनपती है। जैसे एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लिए हुए महिला का आक्रामक रूप में चित्र, पेशावर में विद्रोहियों को मृत्युदंड तोप से उड़ाते हुए चित्र प्रदर्शित है। ऐसे ही चित्र की व्याख्या की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप का एक जन आंदोलन में बदल दिया। सोदाहरण कथन की विवेचना कीजिए। गांधी जी ने 3 ही बहुत बड़े आंदोलन किए। 1920 में असहयोग आंदोलन, उसके 10 साल बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके 12 साल बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने ये कहा कि अगर भारत के सभी वर्ग के लोग एक साल तक मेरे साथ रहेंगे तो अंग्रेज अपने आप भारत को छोड़ के चले जाएंगे। उन्होंने कहा असहयोग आंदोलन में कि आपको अंग्रेजों का साथ नहीं देना है, स्कूल में नहीं जाना है, वकालत नहीं करना है, उनकी नौकरी नहीं करना है। वहीं 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नमक कर जो था उसमें, वही 1930 में सविनय अवज्ञा में गांधी जी ने बोला था कि हम अंग्रेजों का शांतिपूर्ण तरीके से नियम भी तोड़ेंगे, जैसे कि डांडी मार्च। गांधी जी ने नमक कर का जो राजस्व था उसको तोड़ा था। नमक जो चीज़ है वो गरीब अमीर सब खाते हैं, जिसके वजह से बहुत ही बहुसंख्यक मात्रा में लोग गांधी जी से जुड़े। वही 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी सभी नेता जेल में बंद थे, लेकिन भूमिगत तरीके से जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भारत के युवा स्कूल जाने से ज़्यादा पसंद जेल में जाना पसंद करते थे। ऐसे गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप एक जन आंदोलन में बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए गांधी जी द्वारा दिए गए इन निर्देशों का उल्लेख कीजिए। दिसंबर 1929 जो लाहौर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। उन्होंने इस अध्यक्षता में भारत की पूर्ण स्वराज की मांग की और कहा कि अब से हमेशा 26 जनवरी 1930 को हम हमेशा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और पहली बार 26 जनवरी 1930 को भारत का झंडा फहराया गया और देशभक्ति की गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गांधी जी के निर्देश के द्वारा दिन में रचनात्मक कार्य जैसे सूत की कताई, अछूतों की सेवा, हिंदू मुस्लिम पुनर्मिलन आदि किए जाएं। लोगों को यह प्रतिज्ञा भी लेनी चाहिए कि भारतीय लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है और कोई भी सरकार इन अधिकारों से उन्हें वंचित नहीं रख सकता है, और अगर कोई सरकार इसका दमन करती है तो जनता को इसे बदलने तथा समाप्त करने का भी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासकों को शक्ति सीधे ईश्वर से मिलती थी। देवी प्रकाश के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कथन की युक्तियुक्त पुष्टि कीजिए। देखिए, ऐसे मान्यताएं हैं भारत के भी इतिहास में। जब आप महाभारत की स्टोरी देखेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि जो माँ कुंती थी उनको सूर्य भगवान ने आशीर्वाद दिया था उनके शादी के पहले ही गर्भवती भवा का, जिसके वजह से शादी के पहले जो कुंती माँ का पुत्र हुआ वो कर्ण थे और उसके पिता
सूर्य को माना जाता था। ऐसे अंधविश्वास वाली बात भारत के हम इतिहास में देख चुके हैं। वैसे ही माना जाता है कि मंगोल की जो रानी थी अलानकुआ, उनके गर्भ में पल रहे संतानों पर देवी प्रकाश की प्रभाव स्पष्ट हुई और ये देवी प्रकाश पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती गई, मतलब हस्तांतरित होता है। और मुगल राजस्व अंतर्गत संतानें फर ए इजादी अर्थात ईश्वरीय प्रकाश धारण करती। इसी तरह मुगल शासकों को शक्ति सीधे ईश्वर से मिली है। ऐसे अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पद के आदर्शों हाईलाइट द आइडियल एंड कोर्ट कस्टम ऑफ द मुगल कोर्ट, कंपेयर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन विद द प्रेजेंट इंडियन गवर्नेंस। इसका आंसर है, मुगल साम्राज्य के शासक स्वयं को एक विशाल और विजातीय जनता पर शासन के लिए नियुक्त मानते थे। असलियत में राजनीतिक परिस्थितियां इस भव्य दृष्टि को सीमाबद्ध कर देती थी, फिर भी ऐसी दृष्टि महत्वपूर्ण रही। अकबर जो है साम्राज्य का विस्तार बहुत ही तेजी से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बादशाहनामा का सफ़र, इस पैसेज को आप लोग पढ़िएगा। इसका जो आंसर है मैं बता देता हूँ। मनुस्क्रिप्ट किसे कहते हैं? मुगल भारत की सभी पुस्तकें हाथ से लिखी होती थी और इसे ही मनुस्क्रिप्ट या पांडुलिपि कहते थे। सेकंड क्वेश्चन, अवध के नवाब ने जॉर्ज तृतीय को पांडुलिपि कैसे भेंट की? मुगलों के अधीन बहुमूल्य पांडुलिपियां की भेंट एक स्थापित राजनयिक प्रथा थी। इसी का अनुसरण करते हुए मुगलों में ये था ना कि पांडुलिपि को भेंट करना उनकी छवि को दर्शाता था। इसी को देखते हुए नवाब ने जॉर्ज तृतीय को पांडुलिपि मतलब मैन्युस्क्रिप्ट भेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाहनामा के लेखक कौन है और यह किसके शासनकाल से संबंधित है? आंसर है, अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाहनामा के लेखक हैं और ये शाहजहां के शासनकाल का इतिहास दर्ज है नेक्स्ट पैसेज है, हमने विशेषाधिकार कभी नहीं मांगे। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए न्याय की मांग किसने उठाई? इसका सही आंसर हंसा मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष और महिलाओं के बीच वास्तविक सहयोग कैसे संभव है? पुरुष और महिलाओं के बीच वास्तविक सहयोग एक दूसरों के प्रति आदर और समझ से, रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग की वजह से पुरुष और स्त्री के बीच अच्छे संबंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिलाओं के लिए क्या मांगे रखी गई थी? इसका आंसर है, संविधान सभा में महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की मांग रखी गई थी ताकि उनको हर जगह संसद में भी बोलने का अधिकार मिले। पुरुष जाति महिला जाति पे हावी ना हो जाए, इसलिए उन्हें सामाजिक न्याय भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैप से रिलेटेड। फर्स्ट है, वह स्थल जहां हिंसा भड़कने के बाद गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसका आंसर है गोरखपुर के चौरी चौरा एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थल जहां गांधी जी ने 1916 में पहली महत्वपूर्ण सर्व उपस्थिति की थी। तो इसका आंसर है बनारस के BHU में। मैं पहले ही बता चुका हूं कि गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के गुरु थे, उन्होंने कहा था कि तुम भारत में जाना तो 1 साल पूरे भारत की भ्रमण करना। और पहली बार गांधी जी 1916 में BHU में सार्वजनिक उपस्थिति दिए थे, जो कि बनारस में स्थित है, जो कि यूपी के बनारस में स्थित है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर 1857 की क्रांति से संबंधित एक स्थल का अंकित किया गया है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के अधीन राजस्थान में कोई 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर और आप इसमें अंबर के राजा जो अकबर के मनसबदार थे, वो भी अकबर के अधीन काम किया करते थे। वहीं जो महाराणा प्रताप का एरिया था मेवाड़, वो भी राजस्थान में पाया जाता है, वहाँ पे भी अकबर का साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित
कोई दो स्थली के नाम लिखिए। इसमें बहुत सारे हो जाएंगे। आप इसमें नेशनल इंडियन मूवमेंट, आप चौरा चौरी भी, गोरखपुर के चौरा चौरी को भी दर्शा सकते हैं। फिर गांधी जी ने जो डांडी मार्च किया था, साबरमती उनका जो आश्रम था, वहाँ पे भी दिखा सकते हैं। 1916 में गांधी जी ने बीएचयू में भाषण दिया था यूपी के, वहाँ पे भी दर्शा सकते हैं। 1924 में जब गांधी जी जेल से रिहा हुए थे तो कर्नाटका के बेलगांव अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी, वहाँ भी आप दर्शा सकते हैं। लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे, उसको भी आप दर्शा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्ट आएंगे। ये था आपका पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। ओके, थैंक यू।